हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 3 अगस्त और 4 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अपने क्वेश्चंस के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, लखनऊ नगर निगम द्वारा चौक चौराहा सड़क का नाम किसके नाम पर रखा गया? चौक चौराहा सड़क का नाम लखनऊ नगर निगम ने परिवर्तित करके अब लालजी टंडन के नाम पे इस चौराहे का नाम रख दिया है। पहले इसे चौक चौराहा बोलते थे। जो लोग लखनऊ से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि इसी चौक चौराहे पे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और यही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कि कोविड-19 की प्लाज्मा थेरेपी करने वाली पहली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनी थी पूरे इंडिया की। मतलब प्लाज्मा थेरेपी जो सबसे पहले किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ वो केजीएमसी ही था। इसे क्वेश्चन में आपको कराया जा चुका है। अब ये जो चौक चौराहा है इसका नाम लालजी टंडन चौराहा होगा। लालजी टंडन ये भाजपा के एक लीडर थे। इन्होंने भाजपा से जो है एमपी का चुनाव भी जीता है, एमएलए का भी चुनाव जीता है। ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं। इनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर भाजपा को ही समर्पित रहा था। ये प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, और मध्य प्रदेश के गवर्नर से पहले ये बिहार के गवर्नर थे, और इनका जन्म भी लखनऊ में हुआ था। अभी हाल ही में 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनके निधन के बाद जो चौक चौराहा है उसका नाम अब से लालजी टंडन चौराहे के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 5 वर्षों के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अपने समझौते को नवीनीकृत करने के लिए किस विश्व समूह के साथ नोट वर्बल का आदान प्रदान किया गया? देखिए, नोट वर्बल क्या होता है कि मतलब दोनों एक दूसरे से सहमत हैं। इसमें पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है किन्हीं दो संस्थाओं द्वारा, या फिर एक संस्था एक देश द्वारा, या फिर एक यूनियन या एक देश द्वारा। मतलब कोई दो चीज़ों में जब पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है किन्हीं दो देशों के बीच, जब कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट होता है तो उसे नोट वर्बल बोलते हैं। और जब कोई दो संस्थाओं के बीच में ये होता है तो उसे मतलब कोई एक संस्था हो तो उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो इसमें नोट वर्बल का आदान प्रदान किया गया भारत और यूरोपीय संघ के बीच। यूरोपीय संघ ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। देखिए, जो यूरोपीय संघ है इससे साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी सहयोग दोनों भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो है साइंटिफिक सहयोग और टेक्नोलॉजी का सहयोग 2001 से ही हम लोग आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन ये लगातार इसको नवीनीकरण की ज़रूरत पड़ती है। अभी 5 साल पहले जो है इसका नवीनीकरण हुआ था 2015 में। 2020 17 मई को ये समाप्त हो रहा था। अब फिर से इसका नवीनीकरण कर उठा है, और अब अगले 5 वर्षों के लिए भारत और यूरोपीय संघ आपस में साइंटिफिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करेंगे। एक दूसरे से जो साइंटिफिक समझौता है उसके तहत एक दूसरे से जो वैज्ञानिक इनोवेशन होंगे उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे। जो टेक्नोलॉजी में कोई नया नवीनीकरण होगा उसमें भी एक दूसरे की ये दोनों मदद करेंगे। यूरोपीय संघ क्या है? देखिए, जितने यूरोप की कंट्री हैं उन्होंने अपना एक संघ बना के मतलब एक यूनियन बनाया है। यूरोपीय संघ में कुल कितने कंट्री हैं? इसमें कुल 27 देश इसके मेंबर हैं, और यूरोपीय संघ का जो हेड क्वार्टर है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। जो ये नोट वर्बल का आदान प्रदान हुआ ये जब भारत और यूरोपीय संघ की 15वीं शिखर सम्मेलन हो रहा था उस दौरान इस नोट वर्बल का आदान प्रदान हुआ। ये जो शिखर सम्मेलन था ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन था, जिसका नेतृत्व हमारे देश की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, और यूरोपीय यूनियन का नेतृत्व जो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो उनका नाम है चार्ल्स मिशेल, वो कर रहे थे। इसी दौरान दोनों देशों ने नोट वर्बल का आदान प्रदान किया ताकि आगे आने वाले 5 सालों के लिए फिर से वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग यूरोपीय यूनियन और भारत एक दूसरे को दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनिसेफ का शोध शीर्षक चाइल्ड केयर एक वैश्विक संकट, कार्य और पारिवारिक जीवन पर कोविड-19 का प्रभाव के अनुसार कितने बच्चे बचपन की शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसने एक शोध किया। किस नाम से ये शोध किया? इस शोध का शीर्षक था चाइल्ड केयर एक वैश्विक संकट, कार्य और पारिवारिक जीवन पर कोविड-19 का प्रभाव। इस शोध में इन्होंने बताया कि कोविड-19 की वजह से भारत सहित दक्षिण एशिया के करीब 22 मिलियन बच्चे जो बचपन की शिक्षा होती है उससे वंचित रह जाएंगे। आप अपने आसपास पड़ोस में देख रहे होंगे कि कई सारे जो छोटे बच्चे हैं जिनके पेरेंट इस वर्ष उनको स्कूल भेजने के बारे में सोच रहे थे, उन्होंने इस वर्ष बच्चों को स्कूल ना भेजने के लिए बात कह रहे हैं। अब क्योंकि कोविड-19 की वजह से पेरेंट डरे हुए हैं, क्योंकि अभी वो बच्चे छोटे हैं, तो उनकी यही बात जो है यूनिसेफ ने एक चाइल्ड केयर एक वैश्विक संकट, कार्य और पारिवारिक जीवन पर कोविड-19 के प्रभाव में एक शीर्षक से एक अपना शोध किया और उन्होंने बताया कि लगभग 22 मिलियन बच्चे अपने बचपन की शिक्षा से वंचित रह जाएंगे कोविड-19 के प्रभाव की वजह से। अभी कुछ दिन पहले ही WHO ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में लगभग 1 बिलियन बच्चे जो विभिन्न देशों के हैं अपने देशों की अक्षमता के कारण जो है हरेसमेंट का शिकार होते हैं। वो हरेसमेंट मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है या फिर सेक्सुअली हो सकता है। तो 1 मिलियन बच्चे प्रत्येक वर्ष शिकार होते हैं देश की अक्षमता के कारण, उनका हरासमेंट होता है। वो मेंटल हरासमेंट, फिजिकल या सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है। जबकि 22 मिलियन बच्चे जो है ये अपने बचपन की शिक्षा से वंचित रह जाएंगे कोविड-19 के प्रभाव की वजह से। 22 मिलियन बच्चे हैं जो कि वंचित रहेंगे बचपन की शिक्षा से, ये रिपोर्ट जारी की है यूनिसेफ ने। जबकि जो 1 मिलियन बच्चे हैं जो कि देश की अक्षमता के कारण जिनका हरासमेंट होता है पर ईयर, इस रिपोर्ट को जारी किया है WHO ने। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों को सुरक्षित करने के लिए यूनिकेन के साथ भागीदारी की है? यूनिकेन के साथ भागीदारी की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। यूनिकेन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि हाई लेवल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बनाती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू जर्सी में है। तो जो इंटरनेट बैंकिंग होती है उनके चैनलों को सुरक्षित करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने यूनिकेन के साथ भागीदारी की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है और AS राजीव इसके CEO और MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे सोमालिया का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सोमालिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं महदी मोहम्मद गुलद। हसन अली खैर पर महाभियोग चलाया गया। इनसे पहले हसन अली खैर महदी मोहम्मद गुलद से पहले सोमालिया के प्रधानमंत्री थे हसन अली खैर, इन पर महाभियोग चलाया गया। इसी वजह से इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इनका स्थान लिया महदी मोहम्मद गुलद ने। जो सोमालिया है ये ईस्ट अफ्रीका की कंट्री है। इसकी कैपिटल मोगादिशु है और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम मोहम्मद अब्दुल्लाही है। तो मोहम्मद अब्दुल्लाही ने ही इनकी नियुक्ति की महदी मोहम्मद गुलद की। किसके स्थान पर? हसन अली खैर के स्थान पर, क्योंकि हसन अली खैर पर महाभियोग चलाया गया और नए प्रधानमंत्री सोमालिया के बने महदी मोहम्मद गुलद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिचमे मेचीची को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हिचमे मेचेची ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री होंगे और हिचमे मेनेची जी को नियुक्त किया है ट्यूनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं कैसे सैयद ने। कैसे सैयद ट्यूनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ही हिचमे मेचेची के चुनाव जीतने के बाद उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। ट्यूनेशिया ये नॉर्थ अफ्रीका की कंट्री है और ट्यूनिस इसकी कैपिटल है। देखिए, जो अभी इसके पहले हम लोगों ने कौन सा देश देखा? सोमालिया ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ईस्ट में स्थित है सोमालिया, जबकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में स्थित है ट्यूनेशिया।
और जिसकी राजधानी ट्यूनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोशियाई संसद ने हाल ही में प्रधानमंत्री लेडी प्लेंकोविक के नेतृत्व वाली नई सरकार को मंजूरी दे दी है। क्रोशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? देखिए, क्रोशियाई संसद ने मंजूरी दी है वहाँ के नए प्रधानमंत्री लेडी प्लेंकोविक को। ये लेडी प्लेंकोविक हैं, ये क्रोशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी की लीडर हैं। ये क्रोशिया की नई प्रधानमंत्री बनेंगी। क्रोशिया की जो राजधानी है इसका नाम है ज़ग्रेब और कूना यहाँ की मुद्रा है क्रोशिया की। और प्रधानमंत्री लेडी प्लेंकोविक हैं, इनकी पार्टी का नाम क्रोशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्रोशिया की राजधानी ज़ग्रेब और मुद्रा कूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के कमांडर का सम्मेलन 22-24 जुलाई को, ये देखिए ये क्वेश्चन छूट गया था, इसे यहाँ पे कवर किया जा रहा है, 2020 के बीच आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय क्या था? देखिए, इस वर्ष का जो सम्मेलन का विषय था ये था इंडियन एयरफोर्स इन नेक्स्ट डिकेड, यानी कि जो भारतीय एयरफोर्स है ये अगले दशक में पहुंच गई है। अगले दशक में इंडियन IAF इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा डी, ये इसका शीर्षक था। इसका जो उद्घाटन किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो कमांडरों का सम्मेलन हुआ इसका उद्घाटन किया। और देखिए, कुल 5 एयर फोर्स के कमांड हैं कहाँ पे? इंडिया में। एक वेस्टर्न एयर कमांड जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, साउथ वेस्ट एयर कमांड ये गांधीनगर गुजरात में है, सेंट्रल एयर कमांड ये इलाहाबाद में है, ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर शिलांग में है और सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और एक कमांड है ट्रेनिंग कमांड जो एयरफोर्स का है, ये बेंगलुरु में है। जो ये बैठक हुई इसमें एक चर्चा की गई कि अगले 10 वर्षों में इंडियन एयरफोर्स में होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होंगे, उनको कैसे इंडियन एयरफोर्स एडॉप्ट करेगी, पूरा एक रोड मैप इसमें तैयार किया गया। इसमें जो 5 कमांड हैं एयरफोर्स की, हमारे सभी कमांड के चीफ इस बैठक में हिस्सा लिए थे। इसका उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। और हमारे जो वायुसेना के चीफ कमांड हैं यानी कि एयर चीफ मार्शल हैं, ये राकेश सिंह भदौरिया हैं। राकेश सिंह भदौरिया को ही ये जो 5 एयर कमांड है भारत का, इसके कमांडेंट इनको रिपोर्ट करते हैं एयर चीफ मार्शल को। मैं पाँचों जो एयरफोर्स कमांड हैं इनको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड दिल्ली में है, सदर्न एयरफोर्स कमांड का जो हेडक्वार्टर है ये गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात में है। सेंट्रल एयर कमांड का जो हेडक्वार्टर है ये इलाहाबाद में है। ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर शिलांग में है और सदर्न एयर कमांड का जो हेडक्वार्टर है ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और ट्रेनिंग का कमांड जो है एयरफोर्स का ये बेंगलुरु में है। राफेल की पहली खेप भी भारत पहुंच चुकी है, जो कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पे इसको उतारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने हाल ही में शंघाई सहयोग सम्मेलन के स्वास्थ्य मंत्रियों के डिजिटल मीट में भाग लिया। HCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्थित है बीजिंग, चाइना में। HCO में कुल 8 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, इंडिया और चाइना है। ये 8 कंट्री इसके मेंबर हैं। ये एक वर्चुअल सम्मेलन था, इसकी अध्यक्षता रशिया के हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मुराशको ने की और इस सम्मेलन में कोविड-19 पैंडेमिक पर चर्चा की गई। और ये भी चर्चा की गई कि प्रत्येक देश की जो परंपरागत चिकित्सा है उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए और उसको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बीमारियों के लिए उनकी जो प्रत्येक देश की ये जो 8 देश हैं इनकी जो परंपरागत चिकित्सा है उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर भी इस वर्चुअल सम्मेलन में जो है चर्चा की गई थी। तो HCO का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? ये बीजिंग, चाइना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोस किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है?
पहले तो ये जान लो कि एस्ट्रोस ये नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, उसका मिशन है। नासा का फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने इसको इंग्लिश में बता दिया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है एस्ट्रोस। क्या है ये एस्ट्रोस? देखिए, अभी तक क्या है कि जो देश हैं जो अंतरिक्ष में टेलीस्कोप को भेजते हैं वो किसी न किसी रॉकेट के सहारे भेजते हैं। नासा 2023 में लॉन्च करेगा टेलीस्कोप को बैलून से। हालांकि ये टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में नासा नहीं भेजेगा, ये आसमान में, जैसे जब हम धरती से ऊपर पहुंचते हैं तो जो लेयर होती है उनको नाम दिया गया है, ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके से नाम है। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ पे ये टेलीस्कोप बैलून को ले जाएंगे और वहाँ से ही यूनिवर्स की स्टडी करेंगे। इस एस्ट्रोस को, इस एस्ट्रोस में क्या है, इसमें एस्ट्रोस जो है इसमें बैलून के सहारे टेलीस्कोप को स्ट्रेटोस्फेयर में भेजेगा नासा। ये कहाँ से भेजेगा? ये नासा 2023 में अंटार्कटिका से लॉन्च करेगा। अब जो एस्ट्रोस है इसको अंटार्कटिका से लॉन्च करेगा और इसको आसमान में ही ये रहेगा, यानी कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में रहेगा। स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि जो समुद्र तल है उससे 15 किलोमीटर से ऊपर और 50 किलोमीटर से नीचे तक स्ट्रेटोस्फेयर को बोला जाता है। इसी के बीच में ये लाई करेगा। क्या कार्य करेगा ये टेलीस्कोप? ये टेलीस्कोप स्पेस, यूनिवर्स की स्टडी करेगा और मतलब यूनिवर्स में कैसे स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या नया बन रहा है, ये सारे चीज़ों को जो है एस्ट्रोस का टेलीस्कोप जो है, जो बैलून से भेजा जाएगा आसमान में। देखिए, मैं आसमान वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अंतरिक्ष नहीं कर रहा हूँ। ये एस्ट्रोस यही है, नासा का ये मिशन जिसमें ये बैलून से टेलीस्कोप को स्ट्रेटोस्फेयर में लेके जाएंगे और वहाँ से यूनिवर्स, स्पेस की स्टडी करेंगे। यही है एस्ट्रोस जो है मिशन नासा का, जो 2023 में नासा लॉन्च करेगा। और कहाँ से करेगा? ये अंटार्कटिका से लॉन्च करेगा। भारत ने एस्ट्रोस्टैट नाम से टेलीस्कोप लॉन्च किया था। ये भारत ने 2015 में ही लॉन्च किया था, लेकिन भारत ने इसको कहाँ पे भेजा था? अंतरिक्ष में। अमेरिका ने भी अंतरिक्ष में अपने टेलीस्कोप भेजे हैं, लेकिन अब अमेरिका अंतरिक्ष में भेजने के बजाय आसमान के स्ट्रेटोस्फेयर से ही यूनिवर्स, स्पेस की स्टडी करना चाह रहा है। इसीलिए वो एस्ट्रोस नाम से इस मिशन को लॉन्च करेगा। और जो भारत ने भेजा था एस्ट्रोस्टैट, ये 2015 में भारत ने लॉन्च किया था। इसे अंतरिक्ष के लिए लॉन्च किया था भारत ने, और जिस रॉकेट से भारत ने इसे लॉन्च किया था उसका नाम था PSLV। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, एस्ट्रोस। ये नासा का अंतरिक्ष एजेंसी, नासा का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करने वाले देश का क्या नाम है? देखिए, जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ये 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय लेकिन इसका क्या नाम था? खेलो इंडिया स्कूल गेम। इसको कराने का क्या मकसद था? इसको मकसद ये था कि जो टैलेंट है, जो स्पोर्ट में इंडिया में टैलेंट है, वो बाहर आए, फिर उनको इंडिया में और ट्रेंड करके उनको ओलंपिक के लिए तैयार किया जाए। मतलब जो बच्चे हैं इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे हिस्सा लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में, तो इनके अंदर जो अलग अलग टैलेंट है उसको निखारने के लिए, उनको पहचानने के लिए जो है ये शुरू किया गया था। कब? 2018 में। तो 2018 में पहला खेलो इंडिया गेम हुआ जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था, और उस समय खेलो इंडिया गेम को होस्ट किया गया था नई दिल्ली द्वारा। और महाराष्ट्र, हालांकि देखिए महाराष्ट्र पहले स्थान पे सारे खेलो इंडिया यूथ गेम में है, वो 2018 का हो या फिर 19 का हो या फिर 20 का हो। इसमें तो 21 का पूछा गया है कि कहाँ पे, कौन सा प्रदेश इसकी मेज़बानी करेगा, तो इसकी मेज़बानी 21 में करेगा हरियाणा। और 18, 19, 20 तीनों में आप ये जान लो कि महाराष्ट्र जो पदक टैली है उसमें पहले स्थान पे है और हरियाणा दूसरे स्थान पे है। और हरियाणा ही कर रहा है मेज़बानी 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम की। जो पहला 2018 का खेलो इंडिया स्कूल गेम था, क्योंकि उस समय इसका नाम स्कूल गेम था, फिर चेंज करके 2019 में
इसका नाम खेलो इंडिया यूथ गेम किया गया। तो उसमें नई दिल्ली ने इसकी मेज़बानी की थी। 2019 में पुणे महाराष्ट्र में मेज़बानी हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम की। 2020 की मेज़बानी खेलो इंडिया यूथ गेम की किया था गुवाहाटी असम ने। और जब 2021 में होगा ये खेल तो इसकी मेज़बानी हरियाणा करेगा। और अगर हम बात करें पदक टैली की तो लगातार तीनों वर्ष महाराष्ट्र पहले स्थान पे और हरियाणा दूसरे स्थान पे इसमें रहा था। 2020 में जो फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है महिला एशिया फुटबॉल कप, इसकी मेज़बानी भारत को करनी है। देखना ये है कि ये कप हो पाता है या नहीं, क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई सारे जो कप हैं वो कैंसिल हुए हैं। अभी तो खेलो इंडिया यूथ गेम पे भी कुछ बादल रहेंगे कोविड-19 के। अगर तब तक जो है स्थिति सामान्य हो जाती है कोविड-19 महामारी की, तो फिर खेलो इंडिया यूथ गेम भी होगा और महिला एशिया फुटबॉल कप भी होगा। महिला एशिया फुटबॉल कप जो 2020 में होना है, इसकी मेज़बानी भारत के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर ए अनसर्टन वर्ल्ड। देखिए अनसोल्ड वर्ड लिखा, ये टाइप हो गया है, ये मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, ये अनसर्टन वर्ड है। नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर ए अनसर्टन वर्ल्ड के जो लेखक हैं ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इसमें इन्होंने भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उससे संबंधित ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और उन्होंने ही इस पुस्तक को लिखा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक लिखी है हमारे पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई के वायरल बी आचार्य ने। और ये इकोनॉमिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है ये पुस्तक इकोनॉमी से रिलेटेड है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वायरल वी आचार्य ने क्वेस्ट फॉर रीस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है और ये हमारे पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिविया डी हैविलैंड जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्या मतलब ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये अभिनेत्री थी, इन्होंने 2 बार ऑस्कर अवार्ड जीता था। इनका जन्म जापान में हुआ और इनका निधन जो हुआ वो 104 वर्ष की आयु में पेरिस फ्रांस में हुआ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार चाहने वाले नियोक्ताओं और रोजगार बाजार नाम से एक मुफ्त वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। क्या है इसमें, जैसे कोई कंपनी है जिसको एक कोई मशीन चलाने के लिए उस स्किल का इंसान चाहिए है काम करने के लिए, तो ये इस पोर्टल पे जाके अपनी ज़रूरत को, ये कंपनी इस पोर्टल पे जाके अपनी ज़रूरत को उस पे बता देगा। और फिर अगर उस स्किल का कोई आदमी आता है उस पोर्टल पे, मतलब इस पे जो जॉब चाहिए जिनको और जो जॉब दे रहे हैं दोनों के लिए कॉलम बने हुए हैं। दोनों जाके अपना रजिस्ट्रेशन इस पे कर सकते हैं। तो दोनों को मिलाने वाला प्लेटफॉर्म है ये, जिसे दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। क्या है कि अभी जॉब क्राइसिस चल रही है कोविड-19 की वजह से, कई सारे रोज़गार गए हैं और इसी वजह से विभिन्न राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से रोज़गार देने के लिए कई सारे काम कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिक आयोग बनाया जो प्रवासी श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करने का कार्य करेगा। और मध्य प्रदेश सरकार ने भी प्रवासी श्रमिक आयोग बना दिया है। पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, फिर मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना भी लॉन्च की उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसको लॉन्च किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि कुल 1.2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया गया। इस उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रोजगार योजना में रोजगार सेतु ऐप को लॉन्च किया मध्य प्रदेश सरकार ने। राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया था राजस्थान की सरकार ने। इस तरीके से विभिन्न सरकारें अलग अलग तरीके से रोजगार के लिए कई सारे कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने विशेष रूप से संशोधित 10 रेलवे ब्रॉड गेज इंजनों को किस देश को सौंप दिया है?
देखिए, ये भारतीय रेलवे ने सौंपा है ब्रॉड गेज इंजनों को, इसे सौंपा है बांग्लादेश को। देखिए, ब्रॉड गेज इंजन क्या होते हैं, आपने सुना होगा छोटी लाइन और बड़ी लाइन। जब दो पटरियों के बीच की दूरी कम होती है, दोनों पटरियों के बीच की दूरी कम है तो उसे छोटी लाइन बोलते हैं, और जब दोनों पटरियों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो उसे बड़ी लाइन बोलते हैं। यानी जो बड़ी लाइन की ट्रेनें होंगी उनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो छोटी लाइन की ट्रेनें होती हैं उनकी चौड़ाई थोड़ी कम होती है। तो जो ब्रॉड गेज की ट्रेन होती है इसे बड़ी लाइन की ट्रेन बोलते हैं, और ब्रॉड गेज के ही इंजन को भारत ने बांग्लादेश को सौंपा है। इससे जो बांग्लादेश की पैसेंजर क्षमता है, यानी कि जो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ माल ढुलाई के लिए भी इस इंजन का इस्तेमाल बांग्लादेश द्वारा किया जाएगा। अभी भारतीय रेलवे ने पहली बार किसी दूसरे देश में जो है ट्रेन भेजा है, क्या लेके, रेड चिली, लाल मिर्ची को लेके। आंध्र प्रदेश से ये ट्रेन चली है लाल मिर्ची को लेके, ये भी बांग्लादेश जाएगी। और पहली बार ही एक शिप, मालवाहक शिप, जिसपे कि सामान गुड्स लेके जाना था, कहाँ पे, आगरतला लेके जाना था कोलकाता से। उसके लिए कौन सा रूट फॉलो किया गया, कोलकाता से वो शिप चली, बांग्लादेश के चटगांवा बंदरगाह पे गई, फिर वहाँ से आगरतला गई। इससे क्या है कि बांग्लादेश की कनेक्टिविटी अगरतला त्रिपुरा इंडिया से और कोलकाता इंडिया दोनों से बांग्लादेश की जो है कनेक्टिविटी समुद्र के रास्ते भी बन गई। और रेड चिली पहली बार भेजा गया आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश ट्रेन से, भारतीय ट्रेन थी ये, जो कि आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश लाल मिर्ची को लेकर गई। और अभी क्या है कि ब्रॉड गेज इंजन को दिया है भारत ने 10 रेलवे ब्रॉड गेज इंजन को दिया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस भारतीय शहरों में उच्च थ्रूपुट कोविड-19 प्रशिक्षण सुविधा का शुभारंभ किया। देखिए, 3 हाई लेवल टेक्नोलॉजी से लैस कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी का शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता, मुंबई और नोएडा में। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कोविड-19 में प्रत्येक दिन टेस्ट किए जा रहे हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना, ताकि जल्द से जल्द जो भी संक्रमित है कोविड-19 से उनको पहचाना जा सके और उनको क्वारंटीन करके जल्द से जल्द अपने भारत देश को कोविड-19 से मुक्त किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ कोलकाता, मुंबई और नोएडा में 3 हाई टेक्नोलॉजीज कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही कोविड बीप नाम से एक ऐप को लॉन्च किया हमारे नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। क्या है ये कोविड वीप था, मैंने आपको ये बताया भी था कि इससे पेशेंट की बॉडी की मॉनिटरिंग होगी, यानी कि उनका ब्लड प्रेशर कितना है, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, यानी कि अगर ये अलार्मिंग होता है, ये खतरे के निशान पे जाता है ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल किसी कोविड-19 पेशेंट का, तो ये डॉक्टर पहले से पता पा जाएंगे और प्रिकॉशन के तौर पे उनको उसके लिए दवा दी जाएगी, जिससे उनकी जान को कम से कम खतरा हो सके जो पेशेंट होगा कोविड-19 का। कोविड बीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस विश्व संगठन के सहयोग से मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल बेल्ट के क्षेत्र में बीहड़ के क्षेत्रों को खेती योग्य में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है? हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है उसने विश्व बैंक के सहयोग से ग्वालियर चंबल बेल्ट के जो बीहड़ एरिया है जहाँ पे अभी खेती नहीं की जा सकती है, वहाँ के 3 लाख हेक्टेयर को खेती योग्य बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। यानी वर्ल्ड बैंक और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिलकर ग्वालियर चंबल बेल्ट के बीहड़ क्षेत्र के 3 लाख हेक्टेयर को खेती योग्य बनाएंगे। हमारे जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और डेविड मलपस वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। वर्ल्ड बैंक ने अभी 6 स्टेट को लोन दिया है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला और महाराष्ट्र, उड़ीसा को, ताकि स्कूल की जो शिक्षा है उसमें ये 6 स्टेट सुधार कर सकें। ये स्कूली शिक्षा को स्टार एक स्कीम है भारत सरकार की, उसके तहत सुधार करने की बात कही गई। इसमें वर्ल्ड बैंक ने कुल $500 मिलियन का लोन दिया है। और फिर वर्ल्ड बैंक और
एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने वेस्ट बंगाल में सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए भी लोन दिया है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं हमेशा क्वेश्चन को इसलिए बताता रहता हूँ ताकि सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहें, इसीलिए वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वीडियोस लंबे होने की वजह से कई लोग इनको पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, तो उन्हें वीडियो को पूरा देखना चाहिए, उससे उनके बराबर रिवीजन होते रहते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निहारता रिपोर्ट के अनुसार नस्कॉम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुबंध परिषद ICRIER और गूगल के साथ जारी किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तीव्रता में वृद्धि से भारत की GDP को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है? देखिए नस्कॉम, ICRIER और गूगल ने एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि अगर भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक से अधिक इस्तेमाल करे तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2.5%, भारत की जो GDP है वो 2.5% तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए नस्कॉम क्या है? ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ICRIER क्या है? ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। और हम सबको पता है गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। इन्हीं तीनों ने ये बात कही है कि अगर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वृद्धि करके कार्य करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिक से अधिक इस्तेमाल करता है, तो वो अपनी GDP को 2.5% तक और बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTPC लिमिटेड ने किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई? देखिए ये जुलाई का क्वेश्चन था, वहाँ पे मिस हो गया था, इसको इसलिए यहाँ पे कवर किया जा रहा है। NTPC ने श्रीलंका में जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये गुड़गांव हरियाणा में है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और NTPC साथ मिलकर श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेंगे। देखिए 2013 में वन बेल्ट वन रोड परियोजना को शुरू किया था चाइना में, और जो भारत की ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है श्रीलंका में, इसको देखा जा रहा है एक कूटनीतिक तौर पे कि वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो चाइना का है उसकी काट ये भारत लेके आ रहा है, क्योंकि भारत के पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस है का हेडक्वार्टर है जो कि गुड़गांव हरियाणा में है। तो भारत क्या करेगा, धीरे धीरे जो इसके पड़ोसी देश हैं वहाँ पे सोलर अलायंस के अधिक से अधिक कार्य करेगा, और वन बेल्ट वन रोड परियोजना जो सभी रोड मतलब हर देश में रोड बनाने का कार्य चाइना कर रही थी, उसके लिए ये एक कूटनीतिक के तौर पे देखा जा रहा है कि भारत भी अब हर देश में सोलर से रिलेटेड कार्य को करेगा, और इससे भारत हिंद महासागर में जो है भारत की स्थिति और मजबूत होगी। और NTPC ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है, उसके साथ मिलकर श्रीलंका में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक बैगनों पर नज़र रखने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग का उपयोग करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए 2022 तक वैगन क्या होते हैं, जो मालवाहक गाड़ी के डिब्बे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जो माल गाड़ी होती है उनके डिब्बों को वैगन बोलते हैं, जबकि जो पैसेंजर लेके जाती है तो उनके डिब्बे को क्या बोलते हैं, कोच बोलते हैं। हालांकि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का टैग है ये सिर्फ वैगनों पर इस्तेमाल नहीं होगा, ये वैगनों के साथ साथ ही जो इंजन होंगे उन पे, और साथ ही साथ कोचों पर भी, यानी कि जो पैसेंजर लेके जाती हैं ट्रेनें उनके कोचों पर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि इसके इस्तेमाल से जो रेल के इंजन हैं, जो उनसे रिलेटेड कोच हैं, जो वैगन हैं यानी कि जो मालवाहक गाड़ी के मालवाहक गाड़ियों के जो डिब्बे हैं उनकी स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी रेलवे को, और जो टाइम का वैल्यू है वो पैसेंजर के लिए बढ़ाया जाएगा। यानी कि अभी क्या है कि जो है कोई स्टेशन से गुजरती है तो वो फ़ोन द्वारा सूचना दी जाती है कि हमारे यहाँ से निकली है, तो एक अनुमान के तौर पे ये कार्य किया जाता है।
लेकिन जब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लग जाएगा तो एक सटीक जानकारी प्राप्त होती रहेगी बराबर ट्रेन से संबंधित स्टेशनों को कि कितने देरी में ट्रेन हमारे वहाँ पे पहुँच रही है, और वो डिस्प्ले पे जारी करेंगे, जिससे कि एक सटीक जानकारी जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार करते हैं उनको मिल सकेगा। ये योजना रेलवे की है, भारतीय रेलवे की है, 2022 तक की। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोकप्रिय गीत रंगबती के नाम से बिंगुल गांव का नाम बदल दिया है? देखिए, उड़ीसा का एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है रंगबती, और उड़ीसा के एक उड़ीसा का एक ज़िला है संबलपुर, जहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है बिगुल। तो उड़ीसा का जो लोकप्रिय गीत है रंगबती, उसके नाम पे जो संबलपुर का गांव है जिसका नाम बिंगुल है, इसका नाम बदल के अब रंगवती बिंगुल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ये भी ध्यान देगो कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि रंगबती लोकप्रिय लोकगीत किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। देखिए, यहाँ पे एक फिर से टाइपिंग मिस्टेक है कि उड़ीसा ऑप्शन में ही नहीं लिखा गया है, तो आप इसको करेक्ट करोगे कि उड़ीसा, कोई सा भी ऑप्शन आप खुद से बना लोगे। उड़ीसा जो है ये उड़ीसा से संबंधित है रंगबती, और उड़ीसा का ही गांव है बिंगुल, जिसका नाम बदलकर अब रंगबती बिंगुल कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि रंगबती बिंगुल ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामान्य बीमा कंपनी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों के लिए एक फसल बीमा योजना अभियान बहुतो जरूरी है लॉन्च किया? बहुतो जरूरी मतलब कि बहुत ज़रूरी है, इस अभियान का नाम है। और बहुतो जरूरी ये महाराष्ट्र और कर्नाटका की लैंग्वेज हो जाती है। तो इसे लॉन्च किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि किसानों को फसल बीमा की ज़रूरत और उसके महत्व के बारे में जागरूक करना, जिससे जो बेमौसम बरसात हो जाता है या फिर किन्हीं अन्य कारणों से फसल ख़राब हो जाती, कभी कभी फसल में आग लग जाती है, इन सब संकटों को दूर किया जा सके। और अगर किसान अपने फसलों का बीमा करा के रखेंगे तो उनके अगर कोई फसल को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय इंटरप्राइजेज है। संजीव श्रीनिवासन भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तेल निगम ने उच्च गुणवत्ता वाले नवीन कोलतार के निर्माण और बाजार के लिए संयुक्त उद्यम के लिए टोटल SA के साथ भागीदारी की है। टोटल SA किस देश की कंपनी है? टोटल SA ये फ्रांस की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, और इसके जो CEO हैं ये पैट्रिक पॉएन हैं। क्या है, देखिए ये क्वेश्चन ये है कि देखिए, जब कोई देश से तेल खरीदा जाता है तो ये कच्चा तेल खरीदा जाता है, फिर इसको जो ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, जैसे असम में, डिब्रूगढ़ असम में ऑयल रिफाइनरीज है इंडिया में, तो वहाँ पे इसका शोधन किया जाता है, यानी वहाँ पे इस तेल को शोधित करके इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकाला जाता है। साथ ही साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकलते हैं, जैसे कोलतार, वैक्स। अब क्या है कि जब कोलतार और वैक्स निकाला जाए तो ये कोलतार का इस्तेमाल हम रोड बनाने में करते हैं, वैक्स का इस्तेमाल मोमबत्तियां बनाने में और कई सारे कॉस्मेटिक बनाने में किया जाता है। तो इन सबको भी उच्च गुणवत्ता वाले निकाले जाएं ताकि रोड जो बने वो भी उच्च गुणवत्ता वाली बने। इसीलिए भारतीय तेल निगम ने जो फ्रांस की कंपनी है टोटल SA, उसके साथ एक समझौता किया है कि आप हमारी मदद करेंगे उच्च गुणवत्ता वाले कोलतार को निकालने में। तो ऑप्शन इसका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपीडित बायोगैस यानी कि कंप्रेस्ड बायोगैस मूल श्रृंखला में परियोजना के विकास के अवसरों का पता लगाने के लिए किस PSU ने कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल ने जो है CCSL कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिससे कि जो संपीडित कंप्रेस्ड बायोगैस है उनमें अवसरों का पता। देखिए, अभी क्या है कि विभिन्न देश अलग अलग ऊर्जा के लिए
अपने शोध कर रहे हैं ताकि ऊर्जा के संसाधनों को बढ़ाया जा सके। देखिए उसी क्रम में सोलर एनर्जी का भी आप देखेंगे कि बीते दिनों में काफ़ी प्रचलन हुआ, विंड एनर्जी का काफ़ी प्रचलन हुआ, बायोगैस के लिए भी कितने अवसर हैं, इनका विकास कैसे किया जा सकता है, उसी के लिए कार्बन क्लीन सोल्यूशन लिमिटेड और गेल इंडिया यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है कि दोनों मिलकर कंप्रेस्ड बायोगैस मूल्य श्रृंखला में परियोजना के विकास के अवसरों का पता लगाएंगे। गेल, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गेल इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है और कार्बन क्लीन सोल्यूशन लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर ईस्टबॉर्न इंग्लैंड में है। और कैसे जो है बायोगैस का एनर्जी के क्षेत्र में पॉजिटिव यूज हो, इसी के लिए ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु कार्यकर्ता का नाम बताइए जो जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटेरेस के नए युवा सलाहकार के पद पर नियुक्त हुआ है। इनका नाम है अर्चना सोरंगे। ये अर्चना सोरंगे हैं। ये क्या है, देखिए जो यूनाइटेड नेशन है उसका जो जलवायु का सब्सिडरी है उसमें अब ये उसके देखिए हेड हैं यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस ने का एक सलाहकार समूह होता है जो कि जलवायु परिवर्तन पे उनको सलाह देता है और इसमें कुल 7 सलाहकार होते हैं। तो एक सलाहकार उसी में से भारत की अर्चना सोरंगे हैं। अर्चना सोरंगे उड़ीसा के खड़िया जनजाति से बिलोंग करती हैं और उड़ीसा के एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपने भारतवर्ष में उड़ीसा में जलवायु से संबंधित कई सारे उत्कृष्ट कार्य किए और अब इन्हें एंटोनियो गुटेरेस के युवा सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है। जो 7 होते हैं उनमें एक ये भी हैं। विश्व भर में जो क्लाइमेट चेंज होगा उसको स्थिर करने के लिए, जलवायु संकट से निपटने के लिए ये यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस को अब सलाह देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके नए MD और CEO नवीन तहिलानी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए टाटा AIA टाटा अमेरिका इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी, इसका फुल फॉर्म ये होगा। इसके नए CEO नवीन तहलानी हैं। ये स्थान लेंगे ऋषि श्रीवास्तव का। ये दोनों कंपनियों टाटा और अमेरिकन इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। इस जो टाटा का है इसमें 74% हिस्सेदारी टाटा कंपनी की है और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप की जो हिस्सेदारी है वो 26% है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा उच्च अनुसंधान संस्थान डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च किस शहर में स्थित है? देखिए अब जब हाई एल्टीट्यूड की बात आ गई तो एक चीज़ मतलब कि जो ऊंचाई पर स्थित होगा, ये स्थित है लेह में। और DIHAR ये DRDO के अधीन कार्य करता है। DRDO ने अभी हाल ही में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी ओपन की है जो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में, जो कि लेह में स्थित है, इसीलिए ये चर्चा में आया। और जो DRDO है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट जो है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? G सतीश रेड्डी। इसकी टैगलाइन है वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि जो स्ट्रेंथ की वर्जिन है वो विज्ञान से ही होती है, जो ताकत की वर्जिन है वो विज्ञान से ही होती है। और उसी के अधीन DIHAR यानी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च कार्य करता है, जहां पे DRDO ने कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी ओपन की, यानी कि लेह में भी अब कोविड-19 की टेस्ट हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? वो DRDO का लैब है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, वहाँ पे हो रहा है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड मोबाइल ऐप BIS बिस केयर की शुरुआत किसने की? बिस केयर की शुरुआत की रामविलास पासवान ने। क्या है ये ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड? देखिए कोई भी जो खाद्य सामग्री होती है, जो फूड आइटम होता है, उसकी क्वालिटी सर्टिफिकेट दी जाती है बिस द्वारा। अगर कोई खाद्य आइटम है जो बिस से सर्टिफिकेट पाया है, यानी बिस सर्टिफाइड खाद्य आइटम है, फूड है, तो उसे क्वालिटी
माना जाएगा कि इसकी क्वालिटी अच्छी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसको सर्टिफिकेट दिया गया है विश का, BIS। अब क्या है कि कई सारे खाद्य आइटम जो है फ्रॉड करके फालतू का विश सर्टिफिकेट लिखते थे, तो अब आप विश केयर ऐप को डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये रियल विश केयर मतलब विश ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से सर्टिफाइड है या नहीं है। अब हमारे जो खाद्य मंत्री हैं, खाद्य वितरण मंत्री हैं, वो रामविलास पासवान हैं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।